नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दी है। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को अब हर प्रसव पर 300 की बजाय 600 मिलेंगे और इस फैसले से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली है। इन महिलाएं कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा। इसे डबल इंजन की सरकार की एक और जनहितकारी पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को चारों ओर सराहना मिल रही है। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसआईआर यानी विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2003 में भी ऐसा हो चुका है और ये कोई कई बार दोहराया गया है। प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और एसआईआर की प्रक्रिया उसी के अधीन होती है। उन्होंने कहा है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वो सीधे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है। गुजरात एटीएस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के समा परवीन नाम की 3 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक समा परवीन अल कायदा से जुड़ी हुई थी और खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है। इससे पहले इस मामले में 3 अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस की डीआईजी सुनील जोशी ने जानकारी दी है कि जांच अभी जारी है और इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्यसभा में बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस विषय पर चर्चा के लिए नियम 273 के तहत कार्य स्थगित नोटिस दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र और पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा सवाल है। ऐसे में सदन में इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और आप लगातार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहा है। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि एटीएस ने अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े 5 आतंकी को गिरफ्तार किया है। इनमें बेंगलुरु की एक महिला आतंकी भी शामिल है जो ऑनलाइन आतंकवादी नेटवर्क पर सक्रिय थी। उसके उपकरणों से पाकिस्तानी संपर्क भी मिले हैं। मंत्री ने कहा है कि गुजरात एटीएस की सक्रिय पुलिसिंग और सतर्कता के चलते ये गिरफ्तारी संभव हो सकी है। उन्होंने इस सफल कार्रवाई के लिए एटीएस टीम को भी बधाई दी है। केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, हिबी ईडन केसी गुणगोपाल और अन्य सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर धार्मिक भेदभाव और झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ननों को तस्करी और धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर अपराधों में फंसाया गया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की न्यायिक जांच की भी मांग की है।
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुंबई के दहिसर पूर्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्म प्रकाश का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम आत्मचिंतन, आत्मसंरक्षण और आत्मिक उन्नति रही है। आयोजन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टर्स, कलाकार, वकील, पत्रकार और व्यापारी भी समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी को रक्षा सूत्र बांधकर शांति, शक्ति और आत्मिक सुरक्षा का संदेश दिया है। दीदी नेता दवे ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी को जीवन में आत्मज्ञान और संतुलन बनाए रखने की भी प्रेरणा दी है। कार्यक्रम का समापन भव्य प्रसाद के साथ हुआ। अकोला में श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रसिद्ध राजराजेश्वर महादेव मंदिर में जुड़ा भक्त पवित्र पूर्णा नदी के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग चाइल्ड लाइन और न्याय तक पहुंच परियोजना द्वारा बाल सुरक्षा के मुद्दों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम और यौन शोषण जैसे गंभीर विषयों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीम ने अकोला के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक से भी मुलाकात कर विषय पर चर्चा की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश के नेतृत्व ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उनसे इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह सके कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर काफी टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भी कम से कम 20% टैरिफ लगाएगा। भारत सरकार का इस संबंध में कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध संगमेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने विधिवत धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया है, जहां स्थानीय श्रद्धालु और लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पूजा के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया है। अधिकारियों की आवश्यकता और दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धपुर तहसील के अंबेगांव गांव के एक बेहद मामरिक और चिंताजनक घटना सामने आई है। बौद्ध समुदाय के लिए शमशान घाट न होने के कारण भारी बारिश के बीच मृतक का अंतिम संस्कार गांव के बाहर एक नाले के पास करना पड़ा। शव का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि गांव में अंतिम विदाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। ये घटना भाजपा विधायक श्री जय चाड़ग्य के निर्वाचन क्षेत्र की है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शमशान की मांग उठाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस घटना ने बौद्ध समुदाय में आक्रोश और पीड़ा दोनों को जन्म दे दिया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नांदेड़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां शमशान घाट ना होने के कारण एक नाले के पास मृत को जलाया गया था। अंबेगांव में शमशान घाट का अभाव उजागर हुआ है। वहां की प्रधान की जो कार्यशैली है वो उजागर हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ग्रामीण परेशान है। नांदेड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों में आक्रोश है और पीड़ा दोनों ही देखा जा सकता है। बारिश में नाले के पास अंतिम संस्कार कराया गया है। लगातार नांदेड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बौद्ध समाज को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई। विधायक क्षेत्र में बुनियादी जो चीजें होती हैं वो तस्वीरों में सामने दिख रही हैं कि किस तरीके से वहां काम हो रहा है और प्रशासन क्या कर रहा है। अंबेगांव में शमशान घाट का अभाव उजागर हुआ है। लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण परेशान हैं। हमारे साथ गजानन दुबे महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो के हेड जुड़ चुके हैं। गजानन जी, ये तस्वीरें देखने में, जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो
इतना प्रभाव पड़ता है लगातार, प्रशासन की क्या कार्यशैली इसमें दर्शाती है? जी बिल्कुल, असल सी बात तो ये मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धपुर तहसील का है। अंबेगांव नाम का एरिया है, वहाँ का इलाका है। वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग काफी ज्यादा हैं। सरपंच और जो वहाँ के प्रधान हैं उनसे लोगों ने कई बार इस बात की विनती की कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार एक शमशान भूमि का निर्माण किया जाए या फिर उन्हें एक शमशान भूमि अलॉकेट की जाए, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि बरसात का ये मौसम है, शमशान घाट न होने के कारण बारिश की वजह से चिता को जलाने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो मजबूरन जब ये चिता जा रही थी, ये अर्थी ये लोग लेकर जा रहे थे, तो इन्हें एक स्वच्छ जगह मिली जो कि एक नाले के बाजू में थी, और वहीं पर इन्हें अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा करना पड़ा। ये जो क्षेत्र है अंबेगांव का, ये एक बहुत ही कट्टरवाद नेता के क्षेत्र में आता है। भाजपा के विधायक है श्री जय चौहान, इनके निर्वाचन क्षेत्र का ये पूरा मसला है। और ये जो शमशान भूमि का मुद्दा है, ये मुद्दा अभी का नहीं है, काफी सालों से ये मुद्दा वहां पे चले आ रहा है। वहां से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जी इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें किसकी जवाबदेही है, सिस्टम का फेलियर एक तरीके से इसमें दर्शाता है। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें यहाँ के जो विधायक हैं उनका भी इसमें हाथ है। यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम सरपंच है, ग्राम सेवक है, इन सबके पास लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की थी। उन्होंने मांग भी रखी थी कि उन्हें एक शमशान घाट यहाँ पर निर्माणित करके दिया जा सके, लेकिन इसके बाद भी कोई खास कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। जी, इसमें विधायक और प्रशासन को अब इस गांव की जो जरूरतें हैं वो पूरी करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए आपके कहने के अनुसार। जी बिल्कुल, इसमें आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है, या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या लोगों की जो आम लोग हैं यहाँ के, इनकी क्या मांगे हैं? देखिए, मामला तब तक शांत रहेगा, सुनवाई नहीं होगी जब तक कि ये मांग सिर्फ एक शमशान भूमि के लिए हो। लेकिन जब इस मामले को कोई राजकर्मी, कोई राजनेता एक धार्मिक रूप दे देगा कि भाई बौद्ध धर्म के लिए लोगों ने शमशान भूमि नहीं दी, तब शायद इसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो, ऐसा हम उम्मीद लगा सकते हैं। हाल फिलहाल एक जन सामान्य के लिए तो वहां पे कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। बीते कई सालों से यह मुद्दा है, जब तक इसे कोई राजनीतिक तंज न मिले तब तक शायद इसका रिजॉल्व होना, इसका निवारण होना वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। जी गजानन जी, हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन अगर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, या सरकार कहती है हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो हम कितना पीछे पहुंच जाते हैं, ये सोचने में मजबूर कर देता है। बौद्ध धर्म महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत का ही एक बहुत छोटा तबका है, एक बहुत छोटा समुदाय है जहां पर लोग बुद्ध धर्म की पूजा करते हैं। उनकी जो रीति रिवाज है वो काफी अलग है, लेकिन उनकी भी एक मूलभूत अधिकार है कि उन्हें भी एक शमशान भूमि मिले। जीते जी अगर व्यक्ति को उसकी जन्म सिद्ध अधिकार न मिले, उन्हें वो सुविधाएं न मिले जो सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, तो मरने के बाद तो एक व्यक्ति इस बात की उम्मीद कर ही सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन के ऊपर एक बहुत तगड़ा तमाचा है कि उन्होंने एक मृत शरीर को जी सम्मान पूर्वक विदा करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी नाकाम रहे। जी काजल, विधायक और प्रशासन को अब जागने की जरूरत है। जी गजानन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही एक बस कुल्लन पुल से फिसलकर सिंह नदी में जा गिरी। घटना के बाद एसडीआरएफ गादरबल और एसडीआरएफ पर कंपोनेंट गुड़ की टीमें संयुक्त रूप से खोज और बचाव अभियान में जुट गई हैं। हादसे के बाद से कुछ हथियार लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 3 बरामद कर लिए गए हैं। बाकी हथियारों की तलाश अभी भी जारी है। एसडीआरएफ की टीमें नदी के तेज बहाव और मुश्किल हालातों के बावजूद लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस किस तरीके से इस नदी में गिर गई है। मुंबई के गोरेगांव स्थित बजाज फाइनेंस के दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मनसे का आरोप है कि
उनके एक कार्यकर्ता ने लोन चुका दिया था। इसके बावजूद रविवार को बजाज फाइनेंस की एक हिंदी भाषी महिला कर्मचारी ने कॉल कर उनसे बदतमीजी की और मनसे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसी के विरोध में आज सुबह बड़ी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता दफ्तर पहुंचे, नारेबाजी की और अधिकारियों से माफी मंगवाई गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। लगातार हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है वो एक तरीके से एक नया रंग लेता दिख रहा है। गोरेगांव में बजाज फाइनेंस दफ्तर में एमएनएस का हंगामा देखने को मिल रहा है। गोरेगांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मनसे के कार्यकर्ता हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि एक हिंदी भाषी महिला ने उनको फोन किया है, उनके एक साथी को फोन किया है जो कि जिसने लोन लिया था और लोन उसने चुका दिया है, उसके बाद भी उनको फोन किया गया है। और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि हिंदी भाषी महिला ने उनको फोन किया है और उनके साथ गलत तरीके से बात किया है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा, ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराया गया है। गोरेगांव से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। मनसे के कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। परभणी जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश भाट के साथ उनके पुत्र शमशेर वरपुड़कर और ब्रह्मू प्रेरणा वरपुड़कर सहित सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुंबई में आयोजित भव्य पक्ष प्रवेश समारोह में प्रदेश के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानकुड्डे, प्रदेश अध्यक्ष रविड़ चौहान और मंत्री अतुल सावे भी शामिल थे। इस घटनाक्रम को परभणी जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले चुनाव पर भी असर डाल सकता है। परभणी में राजनीति समीकरणों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। परभणी महाराष्ट्र से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा बदलाव देखा जा रहा है जो आने वाले चुनाव पर भी असर डाल सकता है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।